स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ये जो चैप्टर है ये टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसकी एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का कंसेप्ट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ हम कंसेप्ट की बात करेंगे पहले, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे समझ आएगा तभी आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आएंगे। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला जो स्पीड का वो ध्यान रखना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड का फॉर्मूला है, ये चैप्टर में यूज होगा। यहाँ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और सेम फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन के तीन जो है वो हम निकाल सकते हैं। स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिट का। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड की ज़्यादातर हम क्वेश्चन में जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों में हम रिलेशन बनाएंगे कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर लिख लिया। उसके बाद 1 आवर, यहाँ पे जो आर लिखा उसका मतलब 1 आवर है। तो 1 आवर में सेकंड बना लो। तो 1 आवर में सेकंड कितने हैं? 3600 सेकंड। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर को मीटर में और आर को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में। उसके बाद यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएंगी। 2 को 5 से कटिंग कर दो और इसको कटिंग करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5/18। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है। तो 1 किलोमीटर यहाँ पे हमने यूनिटी की वैल्यू निकाल ली कि यूनिटी की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी है। तो मीटर पर सेकेंड में उसकी है 5/18। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर जो है वो कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट जो है 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो जो भी आपकी स्पीड होगी। तो उससे आप डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। ठीक है। उसके बाद अब ये जो 5/18 है तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक तरह का मॉडुलस है। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पे 1 जो है ये भी मॉडुलस है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो अगर मैं यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये जो 5/18 इसके साथ मल्टीप्लाई में साइड आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/5/18 और साथ में रहेगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकाल ली। तो 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो जब भी आपको मीटर पर सेकेंड जो है वो चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए आपको करना है 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ये हमने जो है यूनिटी की वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू निकाल ली। तो 1 की वैल्यू हमें पता लग गई। अब जिसकी भी निकालनी है तो उसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये हमने बनाया है सिर्फ स्पीड के लिए। ठीक है। तो जब भी आपको जो स्पीड है वो चेंज करनी है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 के साथ। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से वापस जाना है किलोमीटर पर आवर तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 18/5 के साथ। ठीक है। तो ये था हमारा स्पीड का रिलेशन, क्योंकि हमारी जो स्पीड है ज़्यादातर हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। तो इससे आप डायरेक्ट जो है चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ हमने स्पीड का रिलेशन बनाया है, इसको हम ना तो डिस्टेंस के साथ यूज़ कर सकते ना ही हम टाइम के साथ यूज़ कर सकते। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको डिस्टेंस दी है किलोमीटर में और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करते हैं 5/18 का रट्टा लगाया होता है, क्रैम किया होता है, तो उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका गलत है, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है। तो ये सिर्फ स्पीड का रिलेशन है, तो स्पीड के लिए ही यूज़ करना है। अगर आपको स्पीड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो 5/18 के साथ, और अगर वापस उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 के साथ।
और ना ही इसको टाइम के साथ यूज़ करना है इस रिलेशन को, तो ये सिर्फ स्पीड के लिए है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहला अगर हम केस लें तो इसको मैं केस बना के चलूँगा। तो केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या है? तो केस नंबर 1 है हमारे पास, हमको एक ट्रेन जो है वो दी होगी और ट्रेन की जो लेंथ है वो भी हमें दी होगी कि हमारी जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है। ठीक है, उसके बाद ट्रेन की जो स्पीड है कि वो किस स्पीड से चल रही है वो भी हमें गिवन होगी। ठीक है, तो पहला जो केस है उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक हम पर्सन जो है, यहाँ पे पर्सन बोल लो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी हम चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या क्या आ सकता है वो सभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे तो उनकी जो लेंथ है, उनकी जो लेंथ है वो होगी हमारे पास 0। ठीक है, 0 मीटर बोल लो या 0 सेंटीमीटर, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल या 0 हमने यहाँ पे क्यों माना है, क्योंकि अगर हम ट्रेन के मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ट्रेन के मुकाबले एक तरह से 0 लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट हैं और जिनकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल या 0 है? तो सबसे पहले तो पर्सन हो सकता है कोई भी। अगर हम खुद को देखें तो हम ट्रेन के मुकाबले जो है हमारी लेंथ नेग्लिजिबल है, 0 है। ठीक है, तो कोई पर्सन है स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है। दूसरा पोल है कोई, वो भी पर्सन की तरह ही होता है, उसकी भी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोई ट्री है, ये भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, लेंथ इसकी भी एज कंपेयर टू ट्रेन जो है वो 0 होगी। ठीक है, उसके बाद कोई सिग्नल पोस्ट है। ठीक है, तो सिग्नल पोस्ट की भी जो लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास 0 होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, एक और भी कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एटसेट्रा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये नेग्लिजिबल लेंथ के ऑब्जेक्ट हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रेन है वो ट्रेन इन ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं हमें दिए हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल लेंथ के हैं, मतलब इनकी लेंथ हम 0 मान सकते हैं। तो इनको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट केस है हमारा। तो सबसे पहले क्रॉस करने का मतलब क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्रॉस करने का मतलब है कि ये जो ट्रेन है हमारी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पे आएगी, उसके बाद क्रॉस करने के बाद जो ट्रेन है वो कुछ ऐसे आपको दिखेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस करना, मतलब फ्रंट से शुरू किया और बैक पे आ गया तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्रॉस करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगे वही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा केस नंबर 1। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, टाइम, और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या लेनी है हमें, तो डिस्टेंस है इस केस में जो ट्रेन की लेंथ है, तो जो ट्रेन की लेंथ है वही यहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगी। तो जब इस ऑब्जेक्ट को जो कि नेग्लिजिबल लेंथ का है ट्रेन क्रॉस करेगी तो वो देखो खुद की लेंथ से ही क्रॉस कर रही है उसको। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम अगर निकालना है तो यहाँ पे हम लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड भी किसकी है, ट्रेन की, और लेंथ भी किसकी है, ट्रेन की। तो ऐसे हम जो है हमारा टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, आपको वैल्यू गिवन होगी, ट्रेन की लेंथ भी गिवन होगी, ट्रेन की स्पीड भी गिवन होगी, तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। और ऐसे आप जो है यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो कि इन ऑब्जेक्ट को, चाहे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई पोल है, ट्री है या सिग्नल पोस्ट है, तो इनको हम 0 लेंथ मान के चलते हैं या नेग्लिजिबल लेंथ मान के चलते हैं एज कंपेयर टू ट्रेन। ठीक है, तो इनको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को जो है कितना टाइम लगेगा ये इसमें क्वेश्चन है। तो आपको करना है जो ट्रेन की लेंथ है उसको डिवाइड कर देना है ट्रेन की स्पीड के साथ, तो आपको टाइम पता लग जाएगा कि इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब देखो ट्रेन की जो लेंथ है वो हमें गिवन होगी
लेंथ जो है हमें मीटर में भी गिवन हो सकती है, किलोमीटर में भी गिवन हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारी ट्रेन कितनी लंबी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो टोटल ट्रेन कितनी लंबी है, उसमें डब्बे कितने हैं, ये चीज़ नहीं मेंशन की होती, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें टोटल लेंथ जो है ट्रेन की वो गिवन होती है। ठीक है, तो टोटल लेंथ के साथ ट्रेन जो है इन ऑब्जेक्ट को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सारे के सारे स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट हैं। स्टैंडिंग में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम जो केस करेंगे उसमें ये मूविंग ऑब्जेक्ट भी आएंगे, तो इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो है मूव भी करेंगे, तो उनको भी क्रॉस करना है, लेकिन इनमें ध्यान रखना आपको ये सारे के सारे स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को जो है कितना टाइम लगेगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो भी हम लेकर आएंगे, पहले आपको कंसेप्ट समझना है, फिर हम जो है क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 2। तो केस नंबर जो 2 है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी जो है ऑब्जेक्ट हमारा स्टैंडिंग होगा, बट अब की बार जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। ठीक है, तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिनकी लेंथ होगी बट वो स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, तो उनको क्रॉस करना है, तो उनको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को जो है कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये है हमारा केस नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट है वो ले लेता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पर्टिकुलर लेंथ है वो भी हमें गिवन होगी। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है, ये आपको गिवन होगी, ये लेंथ कितनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट आपका स्टैंडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसे ऑब्जेक्ट में दिया हो सकता है रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये भी स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और इसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है। दूसरा जो है स्टेशन हो सकता है कोई भी। ठीक है, तीसरा जो है ट्रेन हो सकती है, बट ध्यान रखना है ये जो ट्रेन है ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, आपकी खड़ी हुई ट्रेन है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेशन के ऊपर जो ट्रेनें हैं वो खड़ी होती हैं, तो उनको भी क्रॉस हम कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोई टनल हो सकती है। अब जो टनल है उसकी भी पर्टिकुलर लेंथ होती है, बट वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। ठीक है, उसके बाद और भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके स्टैंडिंग होने चाहिए, और दूसरा इनकी पर्टिकुलर लेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हम क्रॉस करेंगे। अब इनको क्रॉस करने का मतलब क्या है, तो वो भी हम समझेंगे। तो इनको क्रॉस करने का मतलब है कि हमारी जो ट्रेन है पहले यहाँ पे आएगी, और क्रॉस करने के बाद जो हमारी ट्रेन है वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले देखो हमारी जो ट्रेन है उसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और उसकी जो जर्नी है वो जर्नी हमारी यहाँ पे जाके कंप्लीट हुई है। तो ये हमने इस केस में टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड केस है। तो सबसे पहले देखो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसमें कौन सी हमारे पास डिस्टेंस आई है, तो एक तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, ट्रेन है, टनल है, उसकी लेंथ क्रॉस करनी है, और दूसरा ट्रेन ने खुद की जो लेंथ है उसको भी क्रॉस करना है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस हमारी जो है इस केस में हम लेंगे, तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। इस केस में इतनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टाइम का। टाइम निकालना है इस केस में भी हमें, तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस ये लेनी है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, और इसको डिवाइड कर देना है स्पीड ऑफ ट्रेन के साथ, स्पीड ऑफ ट्रेन।
यूनिट का ध्यान रखना है। तो यूनिट आपकी सेम सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आप किलोमीटर पर आवर में स्पीड ले रहे हो तो आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होनी चाहिए, बट अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यूनिट का आपको ध्यान रखना है। अगर यूनिट अलग अलग हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा, तो इसलिए आपको यूनिट का खास तौर पर इस चीज़ में ध्यान रखना है। तो ये था हमारा सेकेंड केस। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो टोटल हमारी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी अब की बार जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है और जो ट्रेन की लेंथ है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी टोटल डिस्टेंस बन जाएगी जो हमें कवर करनी है। और कवर करेंगे हम ट्रेन की स्पीड के साथ, वो हमें गिवन होगी। तो ऐसे हम जो है लेंथ को फिर जो टोटल डिस्टेंस उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड के साथ, तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ये था हमारा केस नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केस नंबर थर्ड। तो अब हमने बात कर ली है कि जो पॉसिबल थे दो केस हमारे, एक केस में हमारे जो है ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग थे, कांस्टेंट थे, और दूसरे केस में जो है दूसरे केस में भी वो जो है एक तरह के कांस्टेंट थे, बट एक केस में जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल थी, बट दूसरे केस में जो लेंथ है हमारे पास वो पर्टिकुलर लेंथ हमें गिवन थी। तो उसके साथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब हम केस लेंगे जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। तो ये हमारा तीसरा केस होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। और इसमें भी जो है फर्दर दो केस होंगे। एक केस हम लेंगे जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़ीरो लेंथ का होगा बट वो मूव करेगा, और एक जो केस है उसमें हम लेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर लेंथ का होगा, वो भी मूव करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये केस नंबर 3 है, केस नंबर थर्ड पे हम आगे हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या है, सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट लिखे थे उसमें से मैं नेग्लिजिबल लेंथ वाला जो है, नेग्लिजिबल लेंथ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले हम ये केस करेंगे, नेग्लिजिबल लेंथ और ज़ीरो लेंथ, ये वाला केस। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा अब की बार मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले हमने जो दो केस किए वो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट थे, अब की बार ये मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम जो केस है वो लेंगे। तो इसमें आपके जो है दो केस बनेंगे फर्दर, तो इनको मैं फर्दर ए और बी कैटेगरी बना देता हूँ। तो दो केस हैं। तो पहला केस है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने नेग्लिजिबल लेंथ के लिखे थे या ज़ीरो लेंथ के लिखे थे, उसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ मूव कर सकता है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास पर्सन। ठीक है, तो जो पर्सन है सिर्फ वही मूव कर सकता था जो हमने नेग्लिजिबल लेंथ के ऑब्जेक्ट लिखे थे, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास पर्सन है। तो पहला जो केस हम लेंगे ए केस, तो उसमें हम लेंगे जो ए केस है हमारा, तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेम डायरेक्शन। तो पहला केस है हमारे पास सेम डायरेक्शन का। यहाँ पे सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है उसको समझेंगे। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, अब मान लो ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये जो हमारा पर्सन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये भी जो है इसी सेम डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। तो मतलब क्या है, ट्रेन और पर्सन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इनमें से फास्टर है और एक स्लोअर है। तो इसको मैं स्लोअर लिख देता हूँ। तो हमारा जो पर्सन है वो एज कंपेयर टू ट्रेन स्लो चलेगा। तो ये हमारा स्लोअर है और ये हमारी जो ट्रेन है वो फास्टर है। ठीक है, तो दोनों का हमने लिख दिया है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में ये जो पर्सन है जो मूव कर रहा है अब की बार, उसकी पर्टिकुलर जो स्पीड है वो हमें गिवन होगी। ठीक है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो भी हमें गिवन होगी। तो अब जो है मूविंग पर्सन को हमें क्रॉस करना है, इस ट्रेन को जो है इस मूविंग पर्सन को क्रॉस करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी एक स्पीड जो है वो मान भी लेता हूँ। तो इसकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो हमारी ट्रेन है उसकी स्पीड हमें दी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन हमारी मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और जो पर्सन है वो मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो टाइम है वो हमें निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, तो इस केस में भी जो हमने फर्स्ट केस किया था कि अगर
पर्सन को क्रॉस करना है तो ट्रेन खुद की लेंथ से क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी हमें जो डिस्टेंस है वो लेंगे हम लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमने स्पीड लिखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें यही डिफरेंस है मेन, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड है वो क्या होगी, वो स्पीड होगी हमारे पास रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे हमें जो स्पीड है वो यूज़ करनी है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे इस केस में आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, ये इसमें चेंज है, बाकी सारा सेम है। तो अब रिलेटिव स्पीड क्या है, तो रिलेटिव स्पीड को समझो। तो रिलेटिव स्पीड है जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उस केस में हम रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर है और एक जो ऑब्जेक्ट है वो स्लोअर है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी है, तो इस केस में अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम जो फास्टर है उसमें से स्लोअर को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब देखो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हमने कितनी लेट की है, 100 किलोमीटर पर आवर, और जो पर्सन है उसकी स्पीड हमने लेट की है 10 किलोमीटर पर आवर। तो फास्टर में से स्लोअर को माइनस कर दो तो 100 माइनस 10, ये आ गया हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो हमें रिलेटिव यूज़ करनी है, जो ट्रेन की स्पीड है उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखो ध्यान रखना है, जब हमने जो पर्सन है उसकी स्पीड को माइनस कर दिया ट्रेन की स्पीड में से, तो अब ट्रेन की स्पीड जो है हम 100 नहीं लेंगे, वो कितनी लेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो ट्रेन है अब 100 से नहीं चलेगी, वो चलेगी 90 की स्पीड से। उसके बाद जो व्यक्ति है इसकी स्पीड को हमने माइनस कर दिया ट्रेन में से, तो अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी रह गई, वो रहेगी हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 0 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ये जो पर्सन है ये अब स्टैंडिंग पोजीशन में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी स्पीड को हमने 0 कर दिया। तो अब ये जो ट्रेन है ये स्टैंडिंग पर्सन को क्रॉस करेगी, तो वो पहले वाला जो केस है वही बन गया। तो इस केस में हमने किया क्या है, तो चेंज सिर्फ इतना है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो रिड्यूस होगी और जो व्यक्ति की स्पीड है वो क्या कर दी हमने, 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। तो इसमें हम फास्टर ऑब्जेक्ट में से जो स्लोअर ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारा जो स्लोअर ऑब्जेक्ट है उसको हम 0 मान के चलते हैं और फास्टर की स्पीड को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये था हमारा केस नंबर 3। तो इसमें हमें पहला केस लिया हमने सेम डायरेक्शन का। अब जो दूसरा केस है वो हम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन का। तो इसका बी केस है, 3rd का ये। तो इसमें हम जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो जो दोनों ऑब्जेक्ट थे हमारे वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा सेम रहेगा, रिलेटिव स्पीड आएगी यहाँ पे। लेंथ ऑफ ट्रेन बी केस में भी सेम है। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, तो चेंज सिर्फ ये आएगा कि जो पर्सन है हमारा उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मान लो जो हमारी ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो पर्सन है तो पर्सन मूव कर रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है, अब की बार जो हमारा पर्सन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ट्रेन उस साइड जा रही है, व्यक्ति इस साइड आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो यहाँ पे जो है अब की बार ट्रेन की जो स्पीड है वो हम सेम रखेंगे 100 किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति की स्पीड है उसको भी हम सेम रखेंगे, वो कितनी होगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, बट इस केस में जो चेंज है वो हम देखेंगे कि चेंज क्या आया है, ठीक है। तो इस केस में देखो चेंज क्या है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन से, ठीक है। तो इस केस में भी देखो टाइम निकालना है, तो बाकी प्रोसेस सारा सेम है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है फॉर्मूला है टाइम का, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ ट्रेन हम लेंगे, जितनी ट्रेन की लेंथ है, सेम केस है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लेनी है, ये भी सेम है, बट रिलेटिव स्पीड होगी कितनी उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में देखो अगर हमारी डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड है अगर आपकी डायरेक्शन जो है दोनों ऑब्जेक्ट की अपोजिट है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। तो ये फास्टर है, ये स्लोअर है। तो इस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड आपकी जो है ऐड हो जाएगी,
ठीक है। तो पिछले केस में हमने माइनस की थी, इस केस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है स्पीड ऐड होती हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस होती हैं, ठीक है। तो अब की बार ये जो 10 किलोमीटर पर आवर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति की स्पीड है वो हो जाएगी हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी स्पीड को हमने 0 कर दिया, और जो व्यक्ति की स्पीड थी उसको हमने ऐड कर दिया ट्रेन की स्पीड में। पिछली बार हमने जो है माइनस किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव स्पीड निकाल कर देखें तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या आ जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड है 100 + 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड है। तो इस केस में जो आपको रिलेटिव स्पीड है वो लेनी है 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इसका बी केस था जिसमें हमने अपोजिट डायरेक्शन की बात की है। तो ये था हमारा केस नंबर 3, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 4। तो जो केस नंबर 4 है उसके भी फर्दर 2 पार्ट हैं जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब की बार जो हमारा केस नंबर 4 है, तो केस नंबर 4 में हम जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग लेंगे अब की बार फिर। लेकिन जो ये केस हमने किया था तीसरा, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नेग्लिजिबल लेंथ का था, बट अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पर्टिकुलर लेंथ का होगा। तो ये हमारा 4th केस है। तो ये है हमारा केस नंबर 4, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट हमारे, ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग है, ये आपको ध्यान रखना है, मूविंग ऑब्जेक्ट है आपका। उसके बाद लेंथ जो है वो होगी उसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट हमने लिखे थे वो आपको देख लेने हैं, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। तो उनमें से ये देखना है कि जिनकी लेंथ थी उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है, और वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जो मूव कर सकता है, जिसकी पर्टिकुलर लेंथ है, तो वो है ट्रेन, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेन जो है वो मूव कर सकती है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता जिसकी पर्टिकुलर लेंथ है। तो यहाँ पे हम जो है एक ट्रेन और बना लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी ट्रेन है। तो ये जो ट्रेन है हमारी, ये अब की बार मूव करेगी। पहले ये स्टैंडिंग पोजीशन में थी, बट अब की बार जो है ये मूव करेगी। और ये जो मूवमेंट है 2 डायरेक्शन में कर सकती है। एक तो जिस डायरेक्शन में ये फर्स्ट ट्रेन है उसी डायरेक्शन में जा सकती है, एक जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहाँ पे जो केस है हमारे, यहाँ पे 2 केस बनेंगे जैसे पिछली बार बने थे। तो यहाँ पे मैं ए केस मान लेता हूँ एक को, और दूसरे को मान लेता हूँ मैं बी केस, ठीक है। तो जो ए केस है, ए केस में क्या होगा, हम डायरेक्शन जो है सेम लेंगे, सेम डायरेक्शन। और जो बी केस है उसमें जो डायरेक्शन है वो क्या होगी हमारी अपोजिट, ठीक है। तो इसमें फर्दर 2 केस बन जाएंगे। तो एक में जो डायरेक्शन है वो सेम होगी और एक में अपोजिट होगी, ठीक है। तो दोनों की जो पर्टिकुलर लेंथ है वो हमें दी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं L1 मान लेता हूँ, और इसकी जो लेंथ है उसको मैं L2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों की जो लेंथ है वो हमें गिवन होगी, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है, एक की को लेंथ जो मैंने L1 मान लिया, दूसरे को हमने L2 मान लिया। अब देखो सबसे पहले ये हमारा फास्टर ऑब्जेक्ट है, इसको मैं स्लोअर मान लेता हूँ। तो ये हमारा स्लोअर ऑब्जेक्ट है, ये स्लोअर है और ये फास्टर है, ठीक है। तो एक ट्रेन हमारी फास्ट चलेगी, एक स्लो चलेगी। तो पहला केस हम लेंगे जिसमें हमारी दोनों ट्रेन की डायरेक्शन जो है सेम होगी। तो मतलब ए केस है हमारा, ठीक है। तो दोनों की जो स्पीड है वो हम लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, और जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक की स्पीड हमने ज़्यादा ली है, दूसरे की स्पीड को कम लिया है, ठीक है। अब क्रॉस करना है इस ऑब्जेक्ट को, जो फास्टर ऑब्जेक्ट है वो स्लोअर को क्रॉस करेगा, हमेशा ही आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है, जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था अगर आपको याद है, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो फास्टर ट्रेन है वो पहले यहाँ पे आएगी,
ठीक है, और क्रॉस करने के बाद वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सेम, अगर आपको सेकंड केस याद है तो वो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जो टोटल डिस्टेंस है वो दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ को ऐड करके आएगी, ठीक है। या फिर आप सेकंड जो केस हमने किया था उसको दोबारा से देख सकते हो। तो दोबारा से देख के आपको समझ आएगा कि जो डिस्टेंस का केस है वो बिल्कुल सेम है। तो सिर्फ इस चीज़ में जो चेंज आता है वो आता है स्पीड में, ठीक है। तो स्पीड हमें चेंज करनी होती है। इस केस में हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस हमें कवर करनी है वो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ प्लस इस ऑब्जेक्ट की लेंथ। मतलब क्या है, ट्रेन जो पहली है उसकी लेंथ जो हमने L1 माना है और सेकंड ट्रेन जिसकी लेंथ को हमने L2 माना है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस आएगी। दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद जो स्पीड है वो हमारी चेंज होगी। तो स्पीड कौन सी लेनी है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो आएगी हमारे पास रिलेटिव स्पीड। तो ये सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, बाकी सारा सेम है पिछले वाला ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे स्टार डाल लेता हूँ। तो आपकी जो स्पीड है वो रिलेटिव आएगी इस केस में भी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो आपको याद है, वो सेम प्रोसेस है। रिलेटिव स्पीड, दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फास्टर माइनस लोअर। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों ऑब्जेक्ट की सेम डायरेक्शन है। तो 100 में से हम 30 को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 30 ये आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड है इस केस में 70 किलोमीटर पर आवर। अब इसको ध्यान से समझना है। तो जो सेकंड ट्रेन थी उसकी स्पीड को हमने माइनस कर दिया फर्स्ट ट्रेन में से। मतलब क्या है, इसकी जो स्पीड है पहले 100 थी तो उसकी स्पीड को हमने इसमें से माइनस कर दिया। इसकी स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो स्पीड है वो होगी हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसको हमने स्टैंडिंग पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया। तो उसकी स्पीड को हमने 0 कर दिया क्योंकि उसकी स्पीड को हमने इसमें से माइनस कर दिया। ये स्लो हो गया, वो 0 स्पीड पे हो गया। तो 0 स्पीड पे हो गया। अब ये स्टैंडिंग पोजीशन में, तो स्टैंडिंग पोजीशन में इसको क्रॉस करना है। तो ये हमारा सेकंड केस बन गया। तो सेकंड केस में आपने देखा होगा कि हमने कैसे क्रॉस किया था। तो ये स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है हमारा। तो पहले ट्रेन जो है यहाँ से शुरू करेगी, इसको क्रॉस करके जाएगी, फिर ट्रेन जो है अपने आप को क्रॉस करेगी। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है जो दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ को ऐड करके बनेगी तो वो हमारी डिस्टेंस बन गई। और इस केस में जो स्पीड है वो हमें लेनी है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड, अगर डायरेक्शन आपकी जो है सेम है तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। और अगर आपकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम केस इसका दूसरा लेंगे जिसमें हम जो है अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। तो सारे का सारा बिल्कुल सेम है। तो इस केस में जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो हम अपोजिट कर देंगे। तो ये ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस ट्रेन को जो है फास्टर को स्लोअर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस केस में सेम है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम रहेगी आपकी, लेंथ 1, यानी कि इस ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारी लेंथ होगी और उस ट्रेन की लेंथ ये L2 बन गई। दोनों को ऐड कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी और उसको डिवाइड कर दो रिलेटिव स्पीड के साथ। बट इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, तो अब की बार जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, ये फास्टर है ये स्लोअर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे इस केस में, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारी है फास्टर ऑब्जेक्ट प्लस स्लोअर ऑब्जेक्ट। तो फास्टर की स्पीड कितनी थी, तो 100 प्लस स्लोअर की कितनी थी 30। दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 130। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो रिलेटिव स्पीड है अब की बार, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है रिलेटिव स्पीड का। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो आपको ऐड करना है और अगर सेम डायरेक्शन है तो आपको माइनस करना है। तो डिस्टेंस इस केस में भी सेम है। दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो हमने ऐड करनी है। पहले जो हमने सेकंड केस किया था उसमें भी सेम था, इसके बाद जो तीसरा केस किया था उसमें भी सेम था और ये जो फोर्थ केस है इसमें भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या है, जब हमने
इसकी स्पीड को इसमें ऐड कर दिया तो इसकी जो स्पीड है वो 100 की बजाय ये चेंज हो गई, ये बन गई टोटल 130 किलोमीटर पर आवर। और उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 0 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, 0। तो अगर 0 हो गई तो इसका मतलब वो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है। तो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट है वो अपने आप को क्रॉस करेगा, तो वो हमारी टोटल जो है डिस्टेंस बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है L1 + L2, और उसको हम डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड के साथ, तो वो आ जाएगी हमारे पास टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेन के कुछ बेसिक केस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे जो केस हैं अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये केस समझ में आ गए तो आपका बेस जो है वो अच्छे से बन जाएगा, और आप क्वेश्चन को जो है इजीली समझ सकते हो और उनको जो है सोल्व कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ केसेस जो हमने ट्रेन के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो कुछ केसेस मान लो बचे हैं हमारे, तो वो हम जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अगर कोई केस अलग आएगा तो उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। बट ये जो है आपके बेसिक केसेस हैं, पहले आपको इनका पता होना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को समझ सकोगे और तभी आप उनको सोल्व कर सकोगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर या आज का जो वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।